तारों का पता लगाने वाला एक बढ़िया डिवाइस 2000 साल पुराने जहाजी मलबे में मिला। एक रहस्यमयी एनर्जी सोर्स जो प्राचीन इजिप्ट को बिजली देता था और एक जादुई अंगूठी जिससे दूसरी दुनिया के लोगों को बुलाया जाता था। एक दशक से भी ज्यादा वक्त से हर कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली असाधारण प्राचीन टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आते रहे हैं। वो कौन थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो क्यों आए थे? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? आयरलैंड की बॉयन रिवर वैली, डबलिन के 48 किलोमीटर उत्तर में। यहां इस आर्कियोलॉजिकल साइट में मौजूद हैं न्यू ग्रेंज पैसेज टूम्ब के खंडर, जो बने थे ईसा पूर्व करीब सन 3150 में। ये न्यू ग्रेंज है जो ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से आयरलैंड का सबसे खास स्मारक है। इसे किसान संप्रदाय के लोगों और खगोल शास्त्रियों ने बनाया था जो इसी घाटी में रहते थे, और उन्होंने मिलकर अपनी धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक विश्वास को इस स्मारक के रूप में यहां खड़ा किया। करीब 120 किलोमीटर लंबी खुदाई करके 2 लाख पत्थरों से भी ज्यादा इस्तेमाल करके बना न्यू ग्रेंज पैसेज टूम्ब नाम से मशहूर है, क्योंकि इस विशाल स्मारक में एक पैसेज वे है जो एक सेंट्रलाइज्ड चेम्बर की ओर जाता है, जहां हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। ये है न्यू ग्रेंज का सेंट्रल चेम्बर, और इसके ऊपर पत्थरों से बनी छत है, जिसकी वजह से ये चेम्बर सूखा रहा। करीब 5000 सालों तक पूरा सूखा, और चेम्बर के एंड पर यहाँ हमें 3 खाली जगह मिली हैं, और हर खाली जगह पर 3 बहुत बड़े बेसिन स्टोन्स रखे गए हैं, और इन्हीं पत्थरों पर मृत्यु के बाद शरीर रखा जाता था। न्यू ग्रेंज की सबसे बेहतरीन बात यह है कि जिस तरह से इन बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, इनसे चेम्बर में एक रास्ता खुलता है जहां से विंटर सॉल्स्टिस में सुबह सुबह सूरज की किरणें अंदर आती थी। असल में विंटर सोल्स्टिस वाले दिन को छोड़कर इसका मेन चेम्बर साल भर अंधेरे में रहता था। जब सूरज सुबह सुबह 60 फुट लंबे पैसेज वे और सेंट्रल चेम्बर को सिर्फ 17 मिनटों के लिए रोशन करता था। उनका मानना था कि दूसरी दुनिया तारों के पार है, और उनकी ये प्रथा थी कि अगर उन्होंने अपने मरे हुए रिश्तेदारों की हड्डियां उस चेम्बर में रखी तो उनकी आत्मा सीधे दूसरी दुनिया में चली जाएगी। जब विंटर सॉल्स्टिस वाले दिन सूरज की किरणें अंदर आएंगी तो उनकी आत्मा को अपने साथ उस लोक तक ले जाएंगी। टूम्ब जिस प्लान से बना है उसके जबरदस्त लेआउट को देखकर कई शोधकर्ता मानते हैं कि ये तभी मुमकिन है जब किसी को ग्रह नक्षत्रों का गहरा ज्ञान हो। ये पैसेज और चेम्बर क्रूसीफॉर्म के आकार में हैं। ये क्रॉस का आकार बनाती है, जो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ऐसा लगता है ये तारामंडल सिग्नस पर बना है, जिसे हम स्वॉन कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सिग्नस को सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टेलेशंस माना जाता था। आज हम इसे नॉर्दर्न क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। और ये तारे वहां हैं जहां असल में मिल्की वे 2 हिस्सों में पड़ती है। और यूनिवर्सली अगर दुनिया भर की प्रीहिस्टोरिक सोसाइटीज की मैं बात करूं तो आसमान के इस केंद्र को सिग्नस रिफ्ट भी कहते हैं, और इसे किसी आकाशीय दुनिया का एंट्रेंस और एग्जिट भी मानते हैं। आज जिसे हम जन्नत कहते हैं, और इसे आसमान में कॉस्मिक क्रिएशन का पॉइंट भी कहते हैं। क्या ये मुमकिन है जैसा हमारे प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं? न्यू ग्रेंज के प्राचीन लोगों को सोलर सिस्टम और दूर गैलेक्सीज का ज्ञान दूसरी ही दुनिया से आए जीवों से मिला हो, और हो सकता है उन एंशिएंट बिल्डर्स ने जानबूझकर ऐसे कोड छोड़े हों ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें खोज सके।
अगर ऐसा है तो वो हमें क्या बताना चाहते थे? वो एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट्स तो थे ही, साथ ही बिल्डिंग बनाने में भी माहिर थे। ये दोनों खूबियां उनमें एक साथ थीं। ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ये बिना किसी हाईटेक इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स के किया है, पर उन्होंने आसमान में नजर जरूर दौड़ाई थी और उसकी नकल की थी। अगर हम खुद उन प्राचीन लोगों से सच्चाई जानना चाहते हैं और उनमें ही जवाब ढूंढेंगे तो हमें इन सवालों का सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा। और इसका जवाब आसान है, वो ये सब ईश्वर के लिए करते थे, भविष्य में ईश्वर के वापस लौटने की उम्मीद में। पूरी दुनिया में ऐसी कई प्राचीन जगह हैं जो तारामंडल के हिसाब से बनी हैं, खासकर सिग्नस और ओरायन। शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा गीजा प्लेटो में, इजिप्ट के इन 3 ग्रेट पिरामिड्स के लेआउट में। शुरुआती 80 के दशक में मैंने ये गौर किया कि कहीं न कहीं ओरायन की बेल्ट और इन 3 पिरामिड्स के लेआउट में समानता है। इसमें 2 बड़े पिरामिड्स हैं जो सीध में हैं और तीसरा इस लाइन से हल्का सा अलग है। इसी तरह से आप उन तारों को देख सकते हैं। 2 चमकीले तारे एक सीध में हैं और तीसरा हल्का सा अलग है। ये समानता साफ नजर आती है। दूसरे प्राचीन शहर जो ओरायन की तरह ही बनाए गए हैं, उनमें शामिल हैं ईसा पूर्व सन 100 में बने सेंट्रल मैक्सिको के टियोटिहुआकान का प्राचीन शहर, अमेरिकन साउथ वेस्ट में प्राचीन होपी गांव का लेआउट और थॉर्नबोरो-हेंजिस, यॉर्कशायर, नॉर्दर्न इंग्लैंड में बना एक नवपाषाण युग का लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स जो ईसा पूर्व सन 3500 से सन 2500 में बना था। थॉर्नबोरो-हेंजिस के बारे में कहा जाता है कि ओरायन के बेल्ट के तारों के जैसा बनाया गया था। इसका मेल कमाल है। अब इसे संयोग कहेंगे, पर ये तो हूबहू एक सा है। पर दुनिया भर की इतनी सभ्यताएं ओरायन पर ही क्यों केंद्रित थी? ओरायन कॉन्स्टलेशन की तरफ आकर्षित होने की खास वजह है। पहली वजह यह है कि ये एक आदमी की तरह लगता है, और फिर इजिप्शियंस का मानना था कि उनके देवता यहीं से आए थे, और इससे इस बात को बढ़ावा मिलता है कि हम यहीं से आए थे और इंसानों को इस ग्रह पर भेजा गया है, और हमारे पूर्वज अभी भी वहीं कहीं हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि गीजा के पिरामिड्स में न सिर्फ ओरायन बेल्ट के 3 तारों की तरह समानताएं हैं, बल्कि इनकी ऐसी बनावट में कहीं न कहीं इंसानों की शुरुआत के भी कुछ सुराग छिपे हैं। मिल्की वे से ओरायन की बेल्ट की पोजीशन वैसी ही है जैसे पिरामिड्स की नील नदी से। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो ये एक सी ही लगेंगी, पर एक स्पेस की है और एक पृथ्वी की। और इसकी एक और खास बात, इसका अलाइनमेंट। ओरायन बेल्ट के जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं वो उस जमीन में मौजूद था, तब नहीं जब इजिप्टोलॉजिस्ट्स ने हमें बताया, बल्कि ईसा पूर्व 10,500 में भी। जब उस दौर में भी आप आसमान में देखेंगे तो यही पैटर्न नजर आएगा। उसी दौरान कॉन्स्टेलेशन लियो स्फिंक्स के ठीक सामने मौजूद था। हालांकि पिरामिड्स ईसा पूर्व 2500 में बने हैं, हमें धरती पर स्मारकों का टेरेस्ट्रियल अलाइनमेंट दिखता है जो तारों की शक्ल में बने हैं ईसा पूर्व 10,500 में। तो आप देख सकते हैं 2 कॉन्स्टेलेशंस की तरह धरती पर 2 स्मारक बने हैं, स्फिंक्स और 3 पिरामिड्स, वो भी ईसा पूर्व 10,500 में। इसे हम संयोग नहीं कह सकते। क्या ये सब सोच समझकर किया गया था, या फिर किसी और ने, किसी दूसरी दुनिया की ताकत ने उन्हें ये सिखाया था और उनकी मदद की ऐसे महान स्मारक बनाने में, और साथ ही मदद की प्राचीन काल के ऐसे संदेशों को देने में, ताकि हम लोग ये जान पाएं आखिरकार हम हैं कौन, हम कहां से आए हैं और हमारा मकसद क्या है। हैरफोर्डशायर, इंग्लैंड, 30 जून सन 1921। ब्रिटेन के एक गांव से घोड़े पर सवार होकर जब एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वॉटकिंस लौट रहे थे तो उन्होंने गौर किया कि मैदान में बनी प्राचीन इमारतें और स्मारक
एक सीधी लाइन में हैं। 4 साल बाद सन 1925 में वॉटकिंस ने दी ओल्ड स्ट्रेट ट्रैक नाम की किताब पब्लिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसान के शुरुआती स्मारक और इमारतें आपस में एक सीधी लंबी लाइन से जुड़ी हुई हैं। इन लाइंस को ले लाइंस कहा जाता है, पर इन्हें देखते हुए सिर्फ ये कहा जा सकता है कि हो सकता है इन लाइंस का इस्तेमाल प्राचीन लोग एक जगह से दूसरी जगह पर संपर्क करने के लिए करते हो, या आप कह सकते हैं ये उनके सफर के चिन्ह की तरह थे। ले लाइंस ज्यादातर इंग्लैंड और फ्रांस में पाई जाती हैं। ये एक तरह से पवित्र जगहों के बीच जियोग्राफिक मार्किंग है, जिनमें पुराने चर्च, भले ही वो चर्च किसी पुराने विशाल खंडरों के ऊपर बने हों, पर आप देखेंगे कि इन साइड्स के बीच एक सीधी लाइन मेंटेन की गई थी। माइकल लाइन जो इंग्लैंड में है वो सीधी है और मेजरेबल है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है जिसे आप मेजर करके देख सकते हैं कि आसपास के इलाकों के मुकाबले ये ज्यादा एक्टिव है। वॉटकिंस ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि ले लाइंस पर बने प्राचीन स्मारकों को हमारे पूर्वजों ने जानबूझकर बनाया था ताकि रास्ते का सीधापन पता चल सके। वॉटकिंस का मानना था ये शुरुआत में व्यापार के रास्ते रहे होंगे, पर बाद में ये गौर किया गया कि ये रास्ते असामान्य हालातों में थे, जैसे पहाड़ियाँ, नदी, दलदल और ऐसी ही नामुमकिन परिस्थितियों में जिसमें चलना मुमकिन नहीं था। ऐसा भी लगता है कि उनके पास कोई सर्वे या मैपिंग सिस्टम रहा हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ले लाइंस मैग्नेटिक लाइंस हैं और ये पृथ्वी के अदृश्य एनर्जी फील्ड्स को दर्शाते हैं। पर अगर ले लाइंस प्राचीन लोगों के लिए जमीन पर रास्ता समझने के लिए मददगार थी, तो हो सकता है ये एलियंस के लिए हवाई मार्ग स्थापित करने में भी कारगर सिद्ध हुई हो, जैसा प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं। इन ले लाइंस में कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हम किसी जमाने में पृथ्वी पर आए एंशिएंट एलियंस के सफर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ट्रेलेबॉर्ग, डेनमार्क। यहाँ यूरोपीय महाद्वीप के सुदूर उत्तर में मौजूद हैं वाइकिंग फोर्ट्रेस के खंडहर, जो करीब ईसा पूर्व सन 900 में बने थे। दशकों से मुख्य धारा के इतिहासकार ट्रेलेबॉर्ग के सटीक सर्कुलर डिजाइन को देखकर दंग हैं, जिसमें एक कोर्टयार्ड 4 हिस्सों में बंटा है। हर एक में 4 लॉन्ग हाउसेस हैं और रास्ते जो बेहतरीन ढंग से 4 दिशाओं में खुलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। कईयों का मानना है कि ऐसे सटीक ज्योमेट्रिक डिजाइन को कोई एडवांस्ड इंजीनियरिंग का ज्ञाता ही अंजाम दे सकता है। ये रहस्य और भी गहरा तब हुआ जब सन 1982 में पायलट प्रेबेन हैंसन ने यह गौर किया कि ट्रेलेबॉर्ग से बाकी के 3 और वाइकिंग किले एक ही सीध में हैं और एक ही डिजाइन में बने हैं। ट्रेलेबॉर्ग शुरुआती पॉइंट था, फिर करीब 65 किलोमीटर दूर एक और किला है और उन्हें आगे और भी किले मिले। इस तरह डेनमार्क में ही एक ही सीध में 4 किले बने हुए हैं। वाइकिंग्स बेसिकली समंदर पसंद लोग थे और ये साइट्स इतनी दूर दूर फैली हैं, वो भी जमीन पर, तो हो सकता है यहाँ जाने का उनके पास कोई और जरिया होगा। शायद वो उड़ सकते थे। अब वो कैसे उड़ते थे, किस टेक्नोलॉजी की मदद से, ये एक बड़ा सवाल है। पर एक बात तो तय है, अगर वो सिर्फ समंदर में सफर करने वालों में से होते तो इन जगहों का सर्वे करके ढूंढ कर वो यहाँ अपने स्मारक और इमारतों को कैसे बना पाते। ये वाइकिंग किले सभी के सभी एक सीधी लाइन में बने हैं और आप इस सीधी लाइन में आगे बढ़ते रहिए। एल्प्स को भी पार करके हजारों किलोमीटर आगे बढ़िए और आप इसी लाइन में वो पवित्र स्थल पाएंगे जो हजारों साल पहले पाषाण युग में बने थे। और ये लाइन सीधी आगे बढ़ती है डेल्फाई की तरफ। डेल्फाई ग्रीस में है। डेल्फाई अपोलो देवताओं की जमीन थी और अपोलो की पौराणिक कथाओं में ये जिक्र है कि हर साल 2 बार अपोलो अपने भव्य रथ में सवार होकर उत्तर की तरफ जाते हुए आसमान में गायब हो जाते थे। अपोलो सीधी लाइन में आगे बढ़ते थे और कई जगहों पर वो रुकते थे
और जहां जहां वो रुका करते थे उस काल में लोगों ने वहां एक पवित्र जगह बनाई, क्योंकि वो भी उन्हें ईश्वर मानते थे। क्या ये मुमकिन है कि ले लाइंस जिससे शुरुआती सभ्यताएं जुड़ी थीं, दरअसल हवाई मार्ग थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट तो यही मानते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन मार्गों का इस्तेमाल एलियंस के स्पेस क्राफ्ट भी करते थे? उस दौर के एलियंस ये अच्छे से जानते थे कि आने वाली पीढ़ियां टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगी, उड़ पाएंगी, चीजें मेजर कर पाएंगी, अपनी ही जमीन की तस्वीरें ले पाएंगी। और जब हम अपनी जमीन की तस्वीरें लेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। अगर हम ये कहें कि इजिप्ट के पिरामिड्स, ग्रीस के ओरेकल ऑफ डेल्फाई और वाइकिंग किलों का एक सीधी लाइन में होना महज एक इत्तेफाक है, तो ये बात हजम नहीं होती। पर ये बात समझ में आती है कि अर्थ के ग्रिड की सीधी लाइन पर ये स्मारक बने हैं, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सीधी लाइंस उन एंशिएंट एलियंस के नेविगेशन रूट्स रहे होंगे, जिससे वो पूरी पृथ्वी में एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक जाते थे। क्या ये मुमकिन है ले लाइंस पर बनी ये प्राचीन जगहें और कुछ नहीं बल्कि रिफ्यूलिंग स्टेशंस थे उन एंशिएंट एलियंस के एयरक्राफ्ट के लिए? और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि आज भी एक प्लेन सीधी लाइन में आगे बढ़ता है, और अगर प्लेन को रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है तो वो उन्हीं एयरपोर्ट्स पर लैंड करता है जो उसके रास्ते में होते हैं, ना कि मीलों इधर उधर भटकता है। कोई भी प्लेन सीधे ही उड़ान भरता है। ये बात भी सामने आती है कि इनका यूएफओ से कोई संबंध है, क्योंकि हो सकता है वो जियोमैग्नेटिक फील्ड्स के रास्ते आगे बढ़ रहे हों। अलग अलग जगहों में अलग अलग वेरिएशंस और स्ट्रेंथ्स मौजूद थी, और अक्सर यूएफओस को वहां देखा गया है, उतरते हुए, उठते हुए, खास तौर से वहां जहां पर ले लाइंस एक दूसरे को काटती हैं। और ये एक बार नहीं, पूरी दुनिया में बार बार देखा गया है। वो जगहें यूएफओ की हॉटस्पॉट्स हैं। क्रीट, ग्रीक आइलैंड्स में सबसे ज्यादा आबादी वाले इस आइलैंड पर 6 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, और ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ये जगह प्राचीन काल से ही बहुत खास रही है। जब टेलोस नाम के एक बहुत बड़े ब्रॉन्ज गार्डियन ने इसे बचाया था। टेलोस की कहानी बड़ी फैसिनेटिंग है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा था, क्योंकि कोई वो करीबन 30 मीटर के करीबन लंबा, बल्कि उसे देखकर तो ये लगता था कि क्रीट आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पीतल से बनाया गया था। कहा जाता है कि वो एक दिन में आइलैंड के 3 चक्कर लगाता है, और अगर किसी ने आइलैंड पर हमला किया तो उसकी सांसों से आग निकलती थी, जिसे वो बाहर फेंकता था और किसी भी जहाज या इंसान को खत्म कर देता था। तो टेलोस क्या था? मुख्य धारा के स्कॉलर्स का मानना है कि टेलोस एक काल्पनिक रचना है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि जिस तरह से इस ब्रॉन्ज ह्यूमनाइड का काम करना बताया जाता है वो आज की तकनीक से मिलता जुलता है। माना जाता है कि टेलोस को खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि टेलोस की रगों में देवताओं का खून था, जिसे इकोर कहा जाता था, और यही उसे खास सुपर पावर्स देता था। टेलोस की एक कमजोरी थी, और वो थी एक नस जो कि उसकी गर्दन से नीचे टखनों तक जाती थी, और उसमें एक कील लगी हुई थी जिसे निकाल दिया जाए तो वो स्विच ऑफ हो जाता था। और एक जादूगरनी ने उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि अगर वो उस कील को हटा पाती है तो वो अमर हो जाएगा। और जब उसने वो कील हटाई तो वो लहूलुहान होकर मर गया।
अर्गनॉटिका में टेलोस के अंदर से निकला एक ब्लैक लिक्विड और वो मर गया। और ये तर्क भी दिया जा सकता है कि अगर वो चीज एक मैकेनिकल डिवाइस थी तो हो सकता है कि सारा सिंथेटिक ऑयल या हाइड्रोलिक फ्यूल बहकर निकल गया हो, जिसकी वजह से मशीन ने काम करना बंद कर दिया। जैसा कि आज हम देखते हैं कि ये साफ तौर पर एक रोबोट का डिस्क्रिप्शन है, और ये भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस आइडिया को आगे बढ़ा रहे हों कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंजीनियर या रोबोटिक्स डेवलपर ने इस अद्भुत सी चीज को बनाया हो। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से जिस इंजीनियर ने टाइलोस बनाया था वो हेफेस्टस नाम का एक देवता था जो लैम्नोस आइलैंड पर इंसानों के बीच रहता था। हेफास्टस स्मिथक्राफ्ट, अल्केमी और टेक्नोलॉजी के ग्रीक गॉड थे, और उन्हें सबसे ज्यादा पहला इंसान पेंडोरा बनाने के लिए और उसके साथ साथ जादुई हथियार हीलियोस का उड़ने वाला रथ, अथीना की ब्रेस्ट प्लेट और ज्यूस के थंडर बोल्ट्स बनाने के लिए भी जाना जाता है। हेफेस्टस एक ब्लैकस्मिथ गॉड थे, और जब इलियड की कहानी में देर से उनका जिक्र आया तब गॉड एस्थेटिस ने उनके पास आकर अपने बेटे एफिलिस के लिए कोई आर्मर बनाने के लिए कहा था, क्योंकि वो वापस लड़ाई में जाने वाला था। और जब वो हेफेस्टस से उनके वर्कशॉप में मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारा काम ऑटोमेटेड मशीन से किया जा रहा है जिन्हें हेफेस्टस नहीं बनाया था। ट्राइपॉड्स जो अपने आप इधर उधर घूम सकता था, बेलोस और चिमटे और बाकी चीजें जो अपने आप अपना काम कर रही थी, जिससे ये पता चलता है कि ये सब पूरी तरह से खुद सोचने वाले ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी ये कहती है कि ग्रीक गॉड्स असल जिंदगी में मौजूद थे जो इंसानों की तरह ही बने थे। तो कोई भी ये सोचेगा कि क्या हिफाइस्टस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में से एक थे, या उन्हें सिंथेटिक क्रीचर्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से इंजीनियरिंग नॉलेज मिली थी कि वो ऐसे मजबूत शख्स बना पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि टाइलोस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स की बनाई हुई एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के हिसाब से ये एक अलग तरह की संभावना है, जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई जब इस बात पर विचार किया गया कि इंसानों जैसी मशीन की एक जैसी कहानियां दुनिया भर की दूसरी प्राचीन संस्कृतियों में भी पाई जाती है, जैसे कि गोलम नाम के मिट्टी के पुतले की जूइश कहानी, जिसके मुंह में एक जादुई मंत्र फूंककर उसे जिंदा किया जा सकता था। इंडिया के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में स्पिरिट मूवमेंट मशीन्स का ब्यौरा और एक ह्यूमनाइड रोबोट की चाइनीज कहानी, जिसे 3000 साल पहले किंग मू को गिफ्ट किया गया था। सारी दुनिया में कई कल्चर्स में ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने या तो दूसरे इंसान बनाए या ऐसी मशीनें बनाई जो बिल्कुल इंसानों के जैसी ही थीं। जब हम टेलोस की कहानियों को देखते हैं और उसे इंसानी इतिहास के दूसरे फिगर्स के साथ मिलाते हैं तो उन सब की कहानियों में एक बात समान नजर आती है कि उनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई थी। लोग कहीं और से उस टेक्नोलॉजी को लेकर पृथ्वी पर आए और इंसानों को उसे इस्तेमाल करना सिखा दिया। जहां तक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का सवाल है तो टाइलोस की कहानी इस बात का पुख्ता सबूत देती है कि हमारे पूर्वजों के पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी थी, और कहते हैं कि एक प्राचीन कहानी में इससे भी दमदार टेक्नोलॉजी पाई जा सकती है, जिसमें बताया गया है कि बिब्लिकल किंग सोलोमन को एक एंजल ने एक डिवाइस दिया था। एंशिएंट एलियंस में हमने ऐसी कई बातों को इन्वेस्टिगेट किया जिनमें कहा गया है कि सो कॉल्ड देवताओं ने इंसानों को टेक्नोलॉजी दी थी। एक पावरफुल चीज के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरी दुनिया के लोगों को यहाँ इस धरती पर बुला सकती थी। जेरूसलम 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इस शहर पर प्राचीन दुनिया के सबसे मशहूर शासकों में से एक किंग सोलोमन का राज था।
प्राचीन इज़राइलाइट कहानियों के हिसाब से किंग सोलोमन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक शानदार मंदिर बनाने का काम सौंपा था, जिसे कोई इंसान अकेले नहीं बना सकता था। सोलोमन ने ईश्वर की प्रार्थना की और तुरंत ही आर्कएंजल माइकल उनके सामने आ गए, जैसे अचानक कहीं से निकल आए हों। और माइकल ने कहा कि वो सोलोमन को एक ऐसी शक्ति देंगे जो पृथ्वी पर पहले किसी ने नहीं देखी और ना कोई दोबारा देखेगा। और उन्होंने सोलोमन को एक गोल्डन रिंग दी जिस पर शाही मुहर लगी हुई थी। इस बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हैं कि सोलोमन की जादुई अंगूठी कैसी दिखती थी। अंगूठी का एक डिस्क्रिप्शन बताता है कि वो सोलोमन की मुहर थी, जिसे हम आज के स्टार ऑफ डेविड समझ सकते हैं, जिसमें 2 इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल्स होते हैं। एक और कहानी ये है कि उस अंगूठी में 4 स्पेशल स्टोन्स थे और उनमें से हर स्टोन में कोई शक्ति हुआ करती थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस अंगूठी पर बहुत गुप्त और रहस्यमयी तरीके से ईश्वर का नाम खुदा हुआ था। वो अंगूठी ऐसी अथॉरिटी की रिप्रेजेंटेटिव थी जो दुनिया से परे था। उस अंगूठी को पहनने वाला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर के सोर्स को जानने वाले सभी लोगों को जो चाहे वो करने पर मजबूर कर सकता था। टेल मड के हिसाब से किंग सोलोमन उस अंगूठी का इस्तेमाल दूसरी दुनिया के एक ऐसे समूह को कंट्रोल करने के लिए करते थे जिन्हें राक्षस कहा जाता था। आज के दौर में हम राक्षसों को बुराई से जुड़ी कोई चीज, कोई शैतानी चीज मानते हैं, लेकिन लिटरेचर के हिसाब से सोलोमन के जमाने के शैतान दिखने में बहुत अलग थे। प्राचीन दुनिया में शैतान अलग तरह के लोग होते थे। वो शरारती होते थे, कभी कभी वो मेहनती होते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि वो बुरे हों। ऐसा कहा जाता है कि उस अंगूठी से सोलोमन ने उन शैतानों को फंसा लिया और उन्हें मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। किसी भी और इंसान की तरह सोलोमन के पास भी ये शक्ति नहीं होती। सोलोमन को इस तरह की अंगूठी सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकती थी कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्स उन्हें ये देगा। किंग सोलोमन की अंगूठी इस बात का बढ़िया एग्जाम्पल है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने हमारे पूर्वजों को एडवांस टेक्नोलॉजी दी थी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक और डिवाइस दिया गया था जिसे एक मैजिक वर्म भी कहा जाता है। और टेम्पल माउंट जेरूशलम, यहीं पर किंग सोलोमन ने जूविश के सबसे पवित्र अवशेषों को रखने के लिए एक मंदिर बनवाया था। आज मंदिर का कोई अवशेष बाकी नहीं है, लेकिन रहस्यमय हिब्रू ग्रंथों के हिसाब से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब इसे बनाया गया था, तब ये इंसान के हाथों नहीं बनाया गया था। ईश्वर ने सोलोमन को एक मंदिर बनाने का आदेश दिया था, लेकिन तौरा के कानून के हिसाब से मंदिर बनाने में पत्थर को काटने और पीसने के लिए किसी भी तरह के हथौड़ी या छेनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सोलोमन को अपना मंदिर बनाने के लिए हायर टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। उसे पता था कि उसे शैतानों के बादशाह एशमोदाई से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके पास वो टेक्नोलॉजी थी। अंगूठी की शक्ति का इस्तेमाल करके किंग सोलोमन ने एशमोडाई को एक ऐसा डिवाइस देने को मजबूर कर दिया जो मंदिर बनाने में मदद करे, एक रहस्यमय चीज जिसे शमीर कहा जाता है। अब शमीर को ट्रेडिशनल लिटरेचर में कीड़ा बताया गया है, जिसे पत्थर पर रखा जाए तो वो उसे काट सकता है। शमीर बमुश्किल जौ के दाने से बड़ा था, जो कि 1 इंच का 1/3 होता है। सोलोमन पूरी तरह से इस कीड़े के कंट्रोल में थे और वो चाहे या ना चाहे उसकी हर बात वो मानते थे। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के हिसाब से शमीर एक ऐसा उदाहरण था जिसमें टेक्नोलॉजी को गलत समझा गया।
शमीर एक ऐसा कीड़ा बताया जाता है जो सख्त से सख्त पत्थर को भी बड़ी आसानी से काट सकता था और उसमें आर पार छेद कर सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि शमीर कोई लेजर कटिंग डिवाइस रहा हो? प्राचीन लोग लेजर या हाई एनर्जी बीम जैसी चीजों को नहीं समझते थे। उनके हिसाब से यह सोचना कि वो पत्थर काटने वाला एक जादुई कीड़ा या मैजिकल वर्म था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स किसी तरह से इसमें शामिल होकर एडवांस टेक्नोलॉजी से मंदिर बनाने में मदद कर रहे थे? हमारे काउंटडाउन में दिखाई गई बहुत सी डिवाइस वक्त के साथ खो गई हैं, इसलिए हमारी अगली चीज का मिलना हमारे लिए बहुत फैसिनेटिंग बात है। जब इसे एग्जामिन किया गया था तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे एक एंशिएंट ग्रीक कंप्यूटर कहा। एशियन सी, अप्रैल 1900। ग्रीक के छोटे से आइलैंड एंटिकथेरा के तट पर गोताखोरों को 2000 साल पुराने एक जहाज का बचा खोचा मलबा मिला। उसके अंदर उन्हें एक गजब की चीज मिली, पीतल का एक बॉक्स जिसमें एक कॉम्प्लेक्स डिवाइस के काम करने का तरीका था। एंटिकैथरा डिवाइस देखने में गियर्स, क्रैंक्स और लीवर्स की एक कॉम्प्लेक्स मशीन जैसी थी। वो क्या थी, इसे डिस्क्राइब करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, वो देखने में एक बॉक्स जैसा लगता था। ये बाहर से लकड़ी का बना था जिस पर एक क्रैंक लगा था और वो क्रैंक लीवर्स और गियर्स को अंदर की तरफ चारों ओर घुमाता होगा। तो सच में ये कमाल का डिवाइस था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस डिवाइस को 2री शताब्दी ईसा पूर्व का बताया है, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाए थे कि ये क्या है और किस काम आता था। उसके बाद 1959 में जब फिजिसिस्ट डेरेक जॉन डी सोला प्राइस ने साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल में एक आर्टिकल छापा जिसमें एक हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने उस एंटिकथेरा मैकेनिज्म को एक प्राचीन ग्रीक कंप्यूटर बताया। उन्हें लगा कि वो एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर था जो एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन को डायल कर सकता था। और उस वक्त अमेरिकन साइंटिस्ट ये देखकर हैरान थे कि ये डिवाइस कितना एडवांस था और उन्होंने कहा कि एंटिकथेरा डिवाइस मिलना ऐसा है जैसे किंग टट की कब्र में जेट प्लेन मिल जाए। डिवाइस को चलाने के लिए एक यूजर गियर्स और लीवर्स की पेचीदा सिस्टम से मैकेनिज्म में इंफॉर्मेशन डालकर एक खास एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन का पता लगाने के लिए क्रैंक को घुमाता होगा। यहाँ पर जो लिखा है उससे हम ये बता सकते हैं कि ये डिवाइस किस तरह काम करता है। ये कहा जा सकता है कि ये मैथमेटिकली बहुत बढ़िया मशीन थी, ये दिखाने और यहाँ तक कि प्रेडिक्ट करने के लिए कि किस तारीख को तारे, सूरज, प्लैनेट्स और मून किस जगह होंगे। ये हर तरह से एक कमाल की मशीन थी। हजारों साल पहले के हिसाब से इस मशीन को बनाना एक जबरदस्त प्रोमेथियन इन्वेंशन था जिससे इसे इस्तेमाल करने वाला एक तरह से सही मायनों में भविष्य देख सकता था। उनके लिए ये बहुत अमेजिंग चीज थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि प्राचीन ग्रीक्स को 200 ईसा पूर्व इस तरह के मैकेनिकल डिवाइसेस की समझ रही होगी। इसने हमारे प्राचीन इतिहास के समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल डाला है। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी ये पता नहीं कर पाए हैं कि एंटिकथेरा मैकेनिज्म किसने बनाया था, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस से पहले की हो सकती है। इसे किसने बनाया है, इसके बारे में कई अंदाजे लगाए गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये ग्रीक लोगों ने बनाया क्योंकि ये ग्रीस के तट पर मिला था, लेकिन बाकी लोगों का कहना है हमें वक्त से और पीछे जाना चाहिए, एंशिएंट बैबिलोन के वक्त में। इसीलिए हो सकता है कि ग्रीक्स उन पुराने ट्रेडिशंस में से एक हों जो इस डिवाइस को बना रहे हैं। क्या
एंटीकथेरा डिवाइस इस बात का सबूत हो सकती है कि प्राचीन ग्रीक्स के पास उस वक्त से बहुत पहले की टेक्नोलॉजी थी जिसमें वो रहते थे, और अगर ऐसा है तो ये नॉलेज कहां से आई? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि एडवांस्ड मैकेनिज्म एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के आने का एक और उदाहरण है। इतना तो साफ है कि हमारे पूर्वज ये मानते थे कि ब्रह्मांड की नॉलेज और सोलर सिस्टम की नॉलेज देवताओं से जुड़ी हुई है। असल में हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि ऐसी चीजें थी, देवता थे जो असल में हमें एस्ट्रोनॉमी और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताते थे। इसीलिए जब एंटीकथेरा डिवाइस की बात आती है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो ये हमारे पूर्वजों ने देवताओं के साथ मिलकर बनाया, या ये डिवाइस एक ऐसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो देवताओं ने हमें दी थी। माउंट साइनाई, इजिप्ट। हिब्रू बाइबल की बुक ऑफ एक्सोडस के हिसाब से यही वो जगह है जहां ईश्वर ने मोसेस से जुडेयो क्रिश्चियन ट्रेडिशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए कहा था, आर्क ऑफ द कवेनेंट। बाइबल के हिसाब से ये लकड़ी का एक बॉक्स है जो अकेशिया वुड का बना है और सोने से मढ़ा हुआ है, और उसके बाद उस पर एक कवर, एक टॉप है, और उस कवर के ऊपर 2 हेरोबीम लगे हैं, और वो इंसानों जैसे पुतले हैं जिनके पंख हैं। ईश्वर ने मोसेस को ये बॉक्स बनाने का आदेश दिया जहां ओरिजिनल 10 कमांडमेंट्स रखे जाने थे, और उसके बाद ईश्वर की मौजूदगी दिखाई देती। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन फिर भी उस आग की प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिन्होंने उसे किसी धर्म के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से कहीं ज्यादा बना दिया। बाइबल में आर्क के बारे में यह बताया गया है कि उसमें रहस्यमय शक्तियां थीं जिन्होंने प्रॉमिस लैंड की यात्रा करते वक्त इजराइल के लोगों की मदद की थी, जैसे नदियों को बांटना, पहाड़ों को समतल करना और आर्मीज को खत्म करना। आर्क ऑफ द कॉवेनेंट काम कैसे करता है, ये समझने के लिए सबसे जरूरी चीज ये थी कि ईश्वर ने मोसेस को इस बात के लिए खास इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि उसे कैसे बनाया जाए। एक सटीक साइज, उसे जमीन से कैसे उठाना है, उसे कैसे ले जाना है, और इससे हमें यह पता चलता है कि उसमें हम टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्क से जुड़ी चौंका देने वाली शक्तियां इस बात का सबूत देती हों कि उसमें बहुत एडवांस्ड और शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी शामिल थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि हाँ, और वो कहते हैं कि इसके सुराग रैबानिकल ग्रंथों में पाए जा सकते हैं जो ये बताते हैं कि हाई प्रीस्ट आर्क के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे। हम जानते हैं कि सिर्फ एक इंसान उस आर्क तक पहुंच सकता था, और वो था इजराइल का हाई प्रीस्ट। बाइबल के नियमों के हिसाब से हाई प्रीस्ट को एक खास तरह की ब्रेस्ट प्लेट पहनना जरूरी था, जिस पर खास तरह के जेम स्टोन्स लगे थे, और कुछ खास पवित्र नामों के जाप से ब्रेस्ट प्लेट पर लगे स्टोन्स हिलना, वाइब्रेट करना और चमकना शुरू कर देते थे। और ये एक तरीका था जिससे हाई प्रीस्ट और जो भी शक्तियां आग से जुड़ी हुई थीं, उनके बीच एक तरह का कम्युनिकेशन शुरू हो जाता था। आर्क ऑफ द कवेनेंट एशियंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसमें असली फिजिकल ऑब्जेक्ट था जिसका संबंध सो कॉल्ड आसमानी शक्तियों से था। तो मेरा मतलब है कि आर्क ऑफ द कवेनेंट अब तक की सबसे प्राचीन रहस्यों में से एक है, और इसके जैसा कुछ नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से आर्क ऑफ द कवेनेंट सोलोमन के मंदिर के अंदर रखा गया था, और उसके बाद वो गायब हो गया। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि आर्क कभी मिला
तो उसका इंसानियत पर गहरा असर पड़ेगा। आग असल में इस बात का सबूत हो सकता है कि हम पूरे इंसानी इतिहास में इस बात की तलाश करते आ रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड और दुनिया के साथ क्या कांटेक्ट है। वास्तव में अगर हमारे पास आर्क हो और हम उसे ऑपरेट कर पाएं और कांटेक्ट कर पाएं, तो हम किससे बात करेंगे? आर्क ऑफ द कवेनेंट की ओर शक करने वाले बड़े से बड़े लोगों पर भी इस प्लेनेट के अपनाए गए इतिहास के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। और जहां तक मेरा सवाल है, तो हमारे काउंटडाउन के हर डिवाइस को खुले दिमाग से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, और वो इस बात के सबूत दे सकती है कि बहुत पहले एलियंस धरती पर आते थे।